हम सब बीजेपी के लोग, हम बीजेपी को मानने वाले लोग हैं। आप ऐसा करो मत, हमारा जिधर जो फार्मर है वो बहुत आपके खिलाफ जाएगा और आपको लोकसभा में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो हुआ, एक लाइन में 8 से 10 सीट गिर गए। नियर अबाउट 70,000+ रुपीज हमारा खर्चा आता है एक एकड़ में। एक एकड़ में। प्रोडक्शन कितना होता है? अच्छा प्रोडक्शन आया तो 100 क्विंटल हमारा एक एकड़ में प्रोडक्शन होता है और हमको पैसे मिल रहे 70,000 to 80,000। मतलब किसान ने क्या करने का। हमारा कहना है कि प्रत्येक ग्राहक को फ्री में कांदा मिलना चाहिए। 1999 में जब बीजेपी गवर्नमेंट गया था वो भी प्याज की वजह से गया था। हमारे यहाँ के भुजबल जो है वो कोई भी विकास नहीं कर रहे, सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करके जीत के आ रहे हैं। लेकिन हर 5 साल में किसी ना किसी की खुशियाँ छीन लेता है छगन भुजबल। फिर हमको लगा ये बहुत हेवी वेट नेता है। हमारे येवला तालुका के मराठाओं की बात कर रहा हूँ, मराठाओं ने उनको उधर से इधर लाया, 20 साल जिताया। एशिया की प्याज की सबसे बड़ी मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं। ये मंडी आती है नासिक के लासलगांव इलाके में और विधानसभा के लिहाज से है ये येवला विधानसभा। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक प्याज की आकृति दिख रही है। तो मंडी के ठीक सामने हमें अभी यहाँ पर किसान कम है क्योंकि प्याज इस बार कम हुआ है, प्याज महंगा भी है। तो हम किसानों से बात करेंगे चुनाव के बारे में, प्याज के बारे में, खेती किसानी के बारे में और प्याज क्यों फ़िलहाल महंगा है विधानसभा के लिहाज से बताएँ। तो यहाँ पर छगन भुजबल एनसीपी अजीत पवार की साइड से आप देखिए पिछले 4-5 बार से विधायक 2004 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक बार फिर से वो मैदान में हैं। पहले वो शिवसेना में रहे हैं, फिर कांग्रेस में रहे हैं और अब एनसीपी अजीत पवार की पार्टी में हैं, उसी से मंत्री भी हैं और चुनाव एक बार फिर से लड़ रहे हैं। एनसीपी शरद पवार की पार्टी से यहाँ से मानिकराव शिंदे हैं। तो आप देखिए कि चाचा भतीजे की लड़ाई है सीट पर। और अगर रीजन के लिहाज से देखें तो ये नॉर्थ महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो मंडी के बाहर हम खड़े हैं। अब मंडी में इस वक्त इतनी भीड़ तो नहीं है जितनी होती है, हमको भाई साहब लोग बता रहे थे। तो क्या कारण है मंडी में भीड़ ना होने का? भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रवीण कदम। प्रवीण कदम। क्या करते हैं आप? प्याज के व्यापारी है। प्याज के व्यापारी? हाँ, व्यापार करते। जैसे आप बता रहे थे कि पहले आप कभी आते तो यहाँ खूब इसमें भीड़ होती, इसमें क्या कारण है? क्या प्याज कम आ रहा है, प्याज कम हुआ है? थोड़ा समझाइए हम। नहीं, जो गवर्नमेंट का कंटिन्यू प्याज के हिसाब से जो प्याज के खिलाफ पॉलिसी है उसकी वजह से ये जो फार्मर भी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, दर छोड़ का जो वृत्ति है, छोड़ पकड़ कर वृत्ति है, उसके हिसाब से चल रहे। क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यू उसके ऊपर बैन हो, उसके ऊपर ड्यूटी लगाना हो, एमईपी लगाना हो, उसके वजह से फार्मर भी डिस्टर्ब है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लगाए तो समझो फोकट में बेचना पड़े। गवर्नमेंट कभी बैन लगा देती है। पिछले साल 50 रुपये का प्याज 15 रुपये तुरंत 8 दिन में बिक गया। गवर्नमेंट ने दिसंबर में ही उसके ऊपर बैन लगाया और वही प्याज जो 40 से 50 रुपये बिकने वाला प्याज है वो तुरंत 10 से 15 रुपये बिकने लगा। तो फार्मर क्या करे? उसको तो उतना खर्चा है, पैदावार करने का खर्चा ही 15 से 20 रुपये पर केजी का है और वो बिकेगा 10 रुपये 15 रुपये। तो वो क्या, उसका क्या गुजारा चलेगा? उसके वजह से जो गवर्नमेंट की वृत्ति है ना, वो प्याज हो, जो जितना भी कृषि प्रोडक्ट हो उसके खिलाफ है। आप देखो कृषि प्रोडक्ट पे 28% GST है। उसकी वजह से भी तुम एक तरफ से उसके ऊपर GST भी ले रहे फार्मर से और एक तरफ से उसका दाम भी गिरा रहे। तो फार्मर तो मर ही रहे हैं ना अपने देश में। बिल्कुल। आप देखिए कि प्याज में जो एक्सपोर्ट रोका गया था कुछ समय पहले, वो एक बड़ा मुद्दा रहा और इस इलाके में बड़ा मुद्दा था। और भारती पवार जो कि यहाँ पास की डिंडोरी लोकसभा है, वहाँ से चुनाव हारी। उस वजह से उस टाइम भी हमने बोला था कि आप लोकसभा में हम पीयूष गोयल के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी कि वो ड्यूटी लगाने के शर्म 40% जिस टाइम जजिया कर हम उसको बोलते हैं वो लगाया था। तो हमने पीयूष गोयल जी से बोला था कि आप ऐसा करो मत, हमारा जिधर जो फार्मर है वो बहुत आपके खिलाफ जाएगा और आपको लोकसभा में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो हुआ, एक लाइन में 8 से 10 सीट गिर गए बीजेपी के। तो उसका रीजन, इस इलाके में जो सीटें बीजेपी हारी लोकसभा में, उसके पीछे कारण प्याज था। हाँ, प्याज का ही बहुत बड़ा मुद्दा था। अच्छा, क्या मुद्दा था समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा एक्सपोर्ट जो था उसमें क्या किया? एक्सपोर्ट रोक दिया गया था। हाँ। और उस पर ड्यूटी लगा दी गई थी 40%। यानी कि अगर मान लीजिए प्याज बाहर आप 100 रुपए का बेच रहे हो तो 40 रुपए उसमें टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, 40 रुपया टैक्स। उस टाइम इधर प्याज बिक रहा था, जो छोटा प्याज आता है 5 से 10 रुपया किलो और उसके ऊपर ड्यूटी थी 18 रुपये किलो। अच्छा। अभी मुझे बताओ कौन सा ये कानूनी? इसको तो एक तरफ से अंधा कानूनी बोल सकते हैं ना अपन।
अपन बोलते कृषि प्रधान देश है और उसके ऊपर 3% बोले तो 3 पट ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो फार्मर जिएगा कैसा। और आप एक साइड से आप पाकिस्तान को गाली देते, चाइना को गाली देते, और वही चाइना और पाकिस्तान 5 साल से उनका सबसे ज़्यादा प्याज बिक रहा है। आपने जो देश में अपना प्याज जा रहा था वो इधर गल्फ में दुबई हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, जितने भी देश है, जितनी भी कंट्री है जिसके साथ अपना रिलेशन था प्याज का, वो आज की डेट में ख़त्म हो रहा है। और उधर सबसे बोलबाला है पाकिस्तान है, चाइना है, इजिप्ट है, तुर्की है। इन लोगों का प्याज जा रहा है और उनके फार्मर को पैसा मिल रहा है और उनके देश को करेंसी मिल रहा है, फॉरेन करेंसी, और अपन बर्बाद हो रहे हैं, अपना फार्मर बर्बाद हो रहा है। बाद में एक्सपोर्ट खोल दिया था ना, फिर वो खोल के भी फायदा नहीं, उसके ऊपर 40% ड्यूटी रहेगा तो वो खोलेगा क्या और बंद क्या। अभी आप मुंह बंद करके बोलेगे आपके 5 पकवान का थाली रख के क्या फायदा है उसका, मुंह तो बंद है ना मेरा। इस बार जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मंडी में एकदम भीड़ नहीं है, तो प्याज इसका कारण क्या है कि प्याज कम हुआ है? आपका नाम क्या है? निवृत्ति नेहरकर। अच्छा। अभी क्या होगा है, बीच में थोड़ा बारिश हुआ था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अच्छा। लेकिन 2-4-8 दिन में अच्छा आमदनी आएगा। और जो पुराना प्याज जो है वो भी किसान ने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी सवेरे क्या है, सवेरे के मॉर्निंग में ज़्यादा आमदनी आके निकल जाती है। सबसे ये भाजपा सरकार जो है ये किसान के हित में काम नहीं करता है। हम लोग तो कोई पक्ष का कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो आज भी 9 रुपया टैक्स प्याज के ऊपर है, किसान रात दिन मेहनत करता है और केंद्र सरकार आज के डेट में 9 रुपया पर किलो टैक्स लेता है उसके ऊपर। कस्टम डिपार्टमेंट को 9 रुपया भरने के बाद अपना प्याज एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट खुला है, बोलने का एक्सपोर्ट खुला है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स लगा के वो बाहर देश में भेजना पड़ता है। और बाहर देश में भी अपना जो प्याज ट्रांसपोर्ट खर्चा हो, ये जो रास्ते का जो खर्चा है, वो जाके समझो दुबई में अपना आज भी पड़ता नहीं बैठ रहा है उधर, क्योंकि बाहर तुर्की हो, इजिप्ट हो, यहाँ का जो प्याज आता है अपने से सस्ता पड़ता है उधर। इसलिए अपना जो बाहर का जो ग्राहक है वो टूट गया है। ये सरकार की वजह से ये सब मसला हो गया। इसलिए बीच में जो लोकसभा का विलक्षण हुआ उसमें इनको अच्छा झटका मिला है, लेकिन यही बार इन्होंने अभी 9 रुपया निकाला नहीं। सरकार का जो किसान क्या दिक्कत में, ये जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक बीजेपी को अच्छे दिन आएंगे नहीं। खुद के बलबूते पे ये सरकार नहीं लाएंगे, क्योंकि किसान को। आप लोग क्या पहले बीजेपी को जिताते रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल बीजेपी के लोग, हम सब बीजेपी के लोग, हम बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, पर जो इनकी नीति है वो बहुत खतरनाक है। हम अटल बिहारी जी का काम देखे, हमने लाल कृष्ण आडवाणी जी का काम देखे, वो अलग लोग थे, उनकी अच्छा विचारधारा अलग थी और इनकी विचारधारा एकदम खतरनाक है। ये अंग्रेज जैसी विचारधारा है इनकी, जैसा लूटो बाटो ऐसी विचारधारा है। और सबसे इन्होंने क्या है, किसान को जो दवा लगता है, बीबियाना जो लगता है, किसान को जो सामग्री लगता है उसके ऊपर 18 से 28% तक जीएसटी है। बाकी लोगों को सबको रिटर्न मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जीएसटी किसान भरता है। जो देश का अन्नदाता है उसको टैक्स है, और जो कुछ भी करता नहीं उसको रिफंड मिलता है। और जो किसान रात दिन मेहनत करता है उसको जब दाम मिलेगा तब सरकार गिराने का कोशिश करता है। आज भी नाफेड का करोड़ों रुपया ग्राहक के लिए जो नाफेड एनसीसी अब माल खरीदी कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को काम दिया था उन्होंने अच्छा प्याज लिया, वो मंडी में बेचा, और मंडी से खराब प्याज लेके आज 35 रुपये जो बीजेपी जाहिरात करी है वो आप जाके देखिए, वो सड़ा हुआ प्याज है, वो इधर 20 रुपये में मिलता है, वही प्याज 35 में बेचता है। मतलब ग्राहक का भी ये बीजेपी सरकार फसौनू कर रही है। और इसमें नाफेड और एनसीसीएफ का भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, लेकिन ये इनके लोग कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच नहीं हो रही। हजारों करोड़ रुपए का उसमें, हजारों करोड़ का उसमें भ्रष्टाचार है। कई फार्मर ने उसका शिकायत किया है, सेंट्रल पीएमओ से किया, ईडी से किया, सीबीआई से किया, पर कुछ नहीं। गवर्नमेंट सब उनके ही लोग उसमें है ना, नेता है, कोई का कर्मचारी है, उसके वजह से वो कोई उसकी जांच नहीं होती। बिल्कुल, जैसे आप लोग व्यापारी लोग, किसान है यहाँ पर कोई जो कि किसान ही है, हम अकेले ही व्यापारी। आप व्यापारी, आप सब किसान हैं। क्या नाम है आपका? मैं केदारनाथ वसंत नवले। अच्छा। मैं किसान भी हूँ और कांदा संगठन का नासिक जिला का सदस्य भी हूँ। अच्छा, संगठन भी है यहाँ पर? संगठन है हमारा, प्याज को लेकर। प्याज को लेकर। अच्छा। हमने बार बार जब प्याज पर निर्यात का बयान लगा दिया, बार बार हमने यहाँ बहुत बड़े निदर्शन किए, बहुत बड़े आंदोलन छेड़े, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कभी भी प्याज किसान का सुनती नहीं है।
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्याज के जो कुछ फार्मर है थोड़े बहुत, वो उनका वोट कम है और खाने वाला का वोट ज़्यादा है। इसकी वजह से वो हर दिन जो खाने वाले शहरी लोग हैं उनका बहुत विचार करते हैं। हम किसान जो है हम सब फार्मर है, हम जब अध्यक्ष भी है लेकिन फार्मर भी है। हम पिकाने के लिए बहुत खर्चा करते हैं, हमारे ऊपर। थोड़ा हमको समझाइए, जैसे कि आपकी कितनी खेती है आपके पास? हमारे 6 एकड़ खेती है हमारे 6 पास। एकड़। हाँ। 1 एकड़ में कितना प्याज होता है? 1 एकड़ में जब हम पूरा ताकत लगा देते हैं, लाल का प्याज 50 से 60 क्विंटल पर बिकता है। और उनाल जो प्याज है वो 100 क्विंटल तक जाता है, 100-150 तक जाता है, ज़्यादा। वो हम जब उनाल प्याज जब हम बनाते तो उनको हम चाली में रखते। चाली में रखने के बाद जब हम बाहर निकालते वो बाहर निकालने वाला प्याज नुकसान की वजह से 30-40-50 क्विंटल तक निकलता है। तो उनको हमें लागत मूल्य बनाने में 30 या 40 रुपए पर किलो खर्चा आता है। अच्छा, 30 तक खर्चा आता है। अब बिकता कितने का मंडी में? अब जब 30 रुपए भाव मिलता है हमें, तब केंद्र सरकार निर्यात बंद कर देती है। और निर्यात जब बंद कर देती है तो हमारा प्याज यहाँ बिकता है 15, 12, 10 रुपए किलो तक। हमें बहुत नुकसान होता है। निर्यात होगा तो आप लोगों को लाभ होगा। हाँ। पर निर्यात सरकार इसलिए रोकती है क्योंकि आम लोगों को महंगा मिल रहा होता है प्याज। हमारी सरकार की तरफ से यही मांग है कि शाश्वत निर्यात धोरण आने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, हमारा क्या जब दूसरा कंपनी के जो प्रोडक्ट रहते उनका दाम बनाने का कीमत रखने के उनकी तरफ जाता है, उनको हक रहता है। वो पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट है, उनकी पार्ले जी का 5 रुपए पैकेट, 5 रुपए उसका दाम लगाने का। आप कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना जो सामान होता है, माल होता है, उसका दाम खुद तय करती हैं। तो आप प्याज के किसान हैं, तो आप उसका चाहते हो कि आप लोग ही उसका दाम तय करो। वैसे अभी हमें कोई बता भी रहा था, हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बता रहे थे कि इसी मंडी से तय होता है कि प्याज का मूल्य पूरे देश में क्या होगा, है कितने का प्याज बिकेगा, यहीं से तय होता है। कैसे तय होता है ये तय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वजह, या जब ज़्यादा प्याज आता है और बाहर भेजने के लिए सरकार दिक्कत कर देती तो भारत में प्याज बढ़ जाता है, तभी दाम ऑटोमेटिकली गिर जाता है। अभी प्याज कम आया है। हाँ, प्याज अभी आने वाला है बहुत। ये गैर समझ मत होना चाहिए कि दीपावली पिछली बार बारिश हुआ इसलिए प्याज लेट हो रहा है थोड़ा सा। 1-2 महीने में बहुत प्याज आने वाला है। सरकार ने तुरंत उस पर लगा दिए जो परसेंटेज 40% ड्यूटी लगाई, वो तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। और 365 दिन सरकार ने कभी भी प्याज के निर्यात के ऊपर निर्बंध नहीं लगाने चाहिए। और हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है, आमदार है, वो कभी भी प्याज के ऊपर बोलते नहीं है। वो सिर्फ उनको जातिवाद का राजकारण का अभी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, पहले प्याज से बात कर लेते हैं, फिर चुनाव पे बात करेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? दत्तू यादव शिंदे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? बाबूजी हिंदी नहीं समझते आप? नहीं हिंदी बिल्कुल नहीं समझते? पहले शाळा नहीं सीखे ना। हाँ, बिल्कुल हिंदी नहीं समझते। बात भी आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझूंगा कैसे आपके? आप बताना। हाँ, तो बाबूजी से पूछो। मी माणिकराव शिंदेलाच मतदान करणार, आलं का लक्षात? आपने सीधे बता दिया किसको मतदान करना है। आलं का? बोला काय अब की बार प्याज में लाभ हुआ कुछ? लाभ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं वो हमारे खेती माल को आया तो कमी भाव हो गया। जो कष्ट करतो ना आम्ही काहीच नाही परवडणार। रुपये ते 4 आणे शेकडा तर 75% आम्ही घाटा घेतो। घाटा काय आम्ही कसं काय जीवन जगवायचं? 1 रुपया का लागत लगाते हैं, 1 रुपये का लागत लगाते हैं और उसका 75 पैसा बनता है। ऐसा उनका कहना है। और हमारा माल जब मंडियों में आता है तब भाव रहता नहीं, और जब ना माल नहीं रहता है तब भाव रहता है। ऐसा उनका कहना है। और उनका कहना है क्या आप खाली प्याज हो या फार्मर की जो आइटम हो उसके ऊपर आप ख्याल रखते हैं। बाकी अभी डीजल का रेट 95 में 7 रुपये पर लीटर था और आज उसका रेट है 100 रुपये लीटर। और 95 में गेहूं का रेट 10 रुपये किलो था और आज उसका रेट है 20 रुपया। फिर उसकी कितनी बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कितनी बढ़ोतरी हुई? तुमको सस्ता देना है तो फिर डीजल दो, पेट्रोल दो, गैस दो, जो घरेलू चीज़ है बिजली दो, वो तो फार्मर को या आम आदमी को तो वो तो सस्ता देना चाहिए ना। हाँ, अभी बियाना जो बीज रहता था, जो फर्टिलाइजर का था, उसका दाम 20 साल पहले कितना था और आज कितने % बढ़ा है? वो भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए ना। खाली जो फार्मर की चीज़ है जो पैदावार करते उसके ऊपर आपका बयान है और बाकी चीज़ों पर आपका बयान नहीं है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मंगेश कदम है। क्या करते हैं मंगेश? किसान है मैं। किसान है, प्याज करते हैं। प्याज करता और कितना खेती है आपके पास? मेरे पास 10 एकड़ खेती है। 10 एकड़ है। उसमें 5 एकड़ प्याज रहता है और आधा ग्रेप्स का फार्मिंग है। अच्छा, ग्रेप्स क्या का- हो गया सर, ग्रेप्स वालों को लाभ होता है बताते हैं। ग्रेप्स वालों की जो खेती है ना वो यूनियन है उनकी, और 80% उसमें एक्सपोर्ट होता है ना, उसकी वजह से उनको फ़ायदा होता है। अगर ओनियन का भी वैसे होता है ना, अच्छा। जैसे कि आप ग्रेप्स का देखेंगे, एक्सपोर्ट कभी बंद होता नहीं। अभी भी जब जनवरी में एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग में जो ग्रेप्स फार्मर है उनको प्राइस मिलने वाला है मिनिमम 150 रुपीज़। बट वही किसान जब कांदा प्याज लेके आता है, इतना आसमानी संकट होता है, उसके बावजूद प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ रही, ये सब झेलते हुए भी प्रोडक्शन लाता है, और फिर जब मार्केट में आता है उसी टाइम कुछ ना कुछ नौबत आ जाती, फार्मर के टेंशन बढ़ जाते, उसी वजह से सुसाइड के ये सब बहुत रीज़न आ जाते। मेरा कहना क्या है, अगर आप चाहते हैं हर एक चीज़ देखो, जैसे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 7 पे है, 8 पे आने वाला है। ये क्यों आ रहा है? महंगाई की वजह से। ये तो आप सब जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए जो नौकरदार वर्ग है उनके लिए पेमेंट बढ़नी चाहिए, टीए बढ़ना चाहिए, डीए बढ़ना चाहिए, सब कुछ बढ़ना चाहिए। वहीं पे प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर मैं आपको 1 एकड़ प्याज की एक नियोजन बताता हूँ, प्लानिंग बताता हूँ। 1 एकड़ के लिए 4 kg एक सीड लगता है ओनियन का। 4 kg सीड की आज की प्राइस है 10,000 रुपीज़, 250 रुपीज़ पर केजी है, 2500 पर केजी, तो 10,000 रुपीज़ पर केजी है। इस साल क्या हो गया, 17 अक्टूबर को इतना रेनफॉल हुआ, उसकी वजह से जितने भी नासिक डिस्ट्रिक्ट में समर सीज़न में लेने वाले क्रॉप ओनियन फार्मर है, पूरा सीड खराब हो गया। हर एक फार्मर का सीड होता है मिनिमम 10 kg। अभी 10 kg मतलब नियर अबाउट 1000 kg सीड टोटल डिस्ट्रॉयड हो गए। 1 एकड़ बता रहे हैं आप? मैं 1 एकड़ का बताता हूँ, 10,000 हो गए डिस्ट्रॉय। उसके जगह पे फिर से नया सीड लाना पड़ा, फिर से नया ग्रो कर रहे, 10 + 10 20,000 खर्चा हो गया। ग्रो करने के लिए अभी इतने फॉल्टी सीज़न में इतना क्या हो रहा है, सडन चेंज इन टेम्परेचर। अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, दोपहर का टेम्परेचर 17 डिग्री से भी आगे चला जाता, 27 तक चला जाता। तो ये क्रॉप कल्टीवेशन करना इम्पॉसिबल होते जा रहा है। तो किसान ने क्या किया, टेक्नोलॉजी यूज़ किया, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हो गया, ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट आगे चली गई। यहीं पे हमको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र का खर्चा मिला के 5,000 रुपये पर एकड़ के लिए जो सीड बना रहे उसका खर्चा बन गया, हमारा खर्चा पहुंच गया 25,000 रुपीज़। कब तक? ये होगा फर्स्ट सीडिंग में। नर्सरी का बात बता रहा, अभी नर्सरी से जब हम प्लांटिंग करेंगे, प्लांटिंग चार्जेस है 13,000 पर एकड़। ये होगा सिर्फ प्लांट करने का। अभी प्लांट निकालने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके हमको नियर अबाउट 2,000 रुपीज़ लगते, लेबर लाने का जाने का उसके नियर अबाउट 1,000 लगते। ये कुल मिला के जाता है 16,000 पर एकड़। फर्स्ट नर्सरी के 25,000 प्लस ये 16, 25 + 16 नियर अबाउट 41,000 रुपीज़ तक हमारा खर्चा प्लांट करने तक चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन करते समय हमको बेसल डोज देना पड़ता है। उसके चार्जेस अगर आप निकालते हैं तो जैसे हम बेसल डोज निकालते हैं उसमें हम 2-3 टाइप के खाद लेते हैं, NPK मिला के। वो अगर पर एकड़ हमने 100 kg भी यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट जाता है नियर अबाउट 6,000 रुपीज़ तक। 41 + 6 नियर अबाउट 47,000 तक हम पहुँचे। अभी तक हमारा प्लांट लगा है, हमारा क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद न जाने कितने संकट आने वाले, न जाने हमको उसको पानी देने के लिए लेबर चार्ज देना है, उसको पानी लाने के लिए जो बिजली हम यूज़ कर रहे हैं उसका चार्ज हमको पेड करना है, उसको पानी लाने के लिए जो वेल है वहाँ पे मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर है। कभी कभी लाइट का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता, कभी कभी कम हो जाता, उसमें अगर बिगाड़ हो जाता है तो वो भी चांसेस हम संभालते हैं। लेबर चार्जेस अभी तक हमारा खर्चा 41,000 हुआ था, और निकालने तक हमारी मजदूरी मिला के सब कुछ मिला के हमारे प्लस 30,000 नियर अबाउट 70,000+ रुपीज़ हमारा खर्चा आता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में प्रोडक्शन कितना होता है? अच्छा प्रोडक्शन आया तो 100 क्विंटल हमारा 1 एकड़ में प्रोडक्शन होता है। और 100 क्विंटल यही जब हम मार्केट में लाते, जैसे कि उनाल कांदे का प्रोडक्शन होता है तो वो नियर अबाउट मार्च-अप्रैल के बाद मार्केट में आने वाला, उसी टाइम गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन कर देती और उसी टाइम प्राइस बन जाते हैं 100
1000 रुपीज़ के आगे आगे पीछे। तो अगर 1000 रुपीज़ से हमको क्या पैसा मिलने वाला? हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट नियर अबाउट 70 to 80,000 जा रहा और हमको पैसे मिल रहे 70 to 80,000। मतलब किसान ने क्या करने का? ये सब बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ाई ना गवर्नमेंट ने, उसका हमारा कहना है कि प्रत्येक ग्राहक को फ्री में कांदा मिलना चाहिए। जैसे कि मैं भी चाहता ना, मेरा भी भाई एक जॉब कर रहा है, सिटी में रह रहा है, उसको भी फ्री में मिलना चाहिए ना। बट ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। मेरे को बताओ, अभी गवर्नमेंट ने 16 रुपीज़ पर केजी से नाफेड से कांदा लिया था, अभी वही गवर्नमेंट बेच रही 35 रुपीज़ से। गवर्नमेंट कितना फ़ायदा उठा रही? नियर अबाउट 20 रुपीज़ पर केजी गवर्नमेंट फ़ायदा ले रही। वही किसान जब लेती तो गवर्नमेंट को चलता नहीं। मतलब अभी गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का फ़ायदा करेगी, वो चलेगा, लेकिन किसान को अगर जब फ़ायदा होता है तभी किसान का फ़ायदा गवर्नमेंट से देखा जाता नहीं। इसका मेन एक ही रीज़न है। क्या रीज़न है? जब भी हमारे एग्रीकल्चर रीजन में जो भी प्लांटेशन हो रहा है उसका प्रॉपर सर्वे गवर्नमेंट सर्वेंट करते नहीं। उन्होंने अगर प्रॉपर सर्वे करते हैं ना, प्रॉपर डेटा अगर गवर्नमेंट के पास जाता है ना, तो प्रॉपर डेटा के साथ गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्लानिंग करेंगे। वो खुद के ऑफिसर्स की बेईमानी की वजह से, उनके कम काम करने की वजह से नुकसान किसान को होता है, और किसान की यूनियन न होने की वजह से ये सब हमको भुगतना पड़ रहा है। इसकी वजह से इस एक चीज़ की वजह से बीजेपी को इतना बड़ा महंगा पड़ा है। दो बात सुनो, 1999 में जब बीजेपी गवर्नमेंट गया था वो भी प्याज की वजह से गया था। उस टाइम अभी ये गवर्नमेंट ने वही सोचा कि उस टाइम हमारा गवर्नमेंट गया था कि उस टाइम सोने के भाव में प्याज बिका था, 6000 रुपीज़ पर क्विंटल उस टाइम हुआ था। बट वही सोच उन्होंने इस टाइम यूज़ की। बट अभी टाइम तो चेंज हो गया, फार्मर चेंज हो गए, सबके पास सोशल मीडिया की वजह से, आपकी वजह से हर एक चीज़ सबके पास पहुंच रही। और इस टाइम पूरे किसान ने डिसाइड कर लिया, अगर हमको रेट नहीं मिल रहे ना तो गवर्नमेंट को इसका सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वो भुगतनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं खुद बीजेपी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष के पथ में रुको मत, किसी से वरदान भी मांगो मत, खुद का काम खुद करना है। हम हमारा काम कर रहे हैं, बीजेपी को बताओ, एक बार तुमको हराया, फिर से अगर जीतना है तो किसान को पहले जिताना पड़ेगा, फिर तुम्हारी जीत निश्चित है। नहीं तो आगे भी चल के आपको यही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जैसे नासिक जो है अपने प्याज के लिए पूरे देश में मशहूर है, पूरे देश का आदमी यहीं का प्याज खाता है, तो किसानों की जो प्याज से जुड़े किसान हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं वो बता रहे थे कि कैसे भाई वो भी चाहते हैं कि शहर में जो लोग हैं उनको सस्ता प्याज मिले, पर वो कह रहे हैं वो चिंता सरकार करे, हम क्यों भुगतें उसके लिए, हमारे पेट पर क्यों लात पड़े, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका मूल्य हमको क्यों ना मिले। तो उनकी अपनी शिकायतें और शिकायतें जायज़ हैं, और इसका आप लोग कह रहे हैं कि आपने कहने के चुनाव में पिछले असर उसका रहा है इस पूरे इलाके में। अब फिर से विधानसभा चुनाव आ गया है, उस समय एक्सपोर्ट रोका गया था, इसमें एक्सपोर्ट चालू है ना। सरकार ड्यूटी आप कर रहे हैं, बोलने के लिए चालू है। जी सवाल हो जाती है मेरा। तो अब जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब आपके क्षेत्र में येवला विधानसभा पड़ती है ये, है ना। यहाँ से छगन भुजबल हैं, 2004 से लगातार यहाँ से 20 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब चुनाव चल रहा है तो आप लोग अपनी दिक्कत परेशानी लेकर उनके पास जाते हैं, गए उनके पास? हम जब प्याज के निर्यात पर यहाँ रोक लगा दी केंद्र सरकार ने, तब हम उनके पास गए, निवेदन देने के लिए गए। उनको तो निवेदन लेने के लिए भी टाइम नहीं था। हमारे निवेदन लिया और हमको बोले कि हम केंद्र में नहीं, वो निर्णय केंद्र में लेते, लेकिन राज्य में वो उनको पैर से पैर लगा के कुर्सी पर बैठते साथ में। और हमको जब प्याज की बात आती तब क्या बोलते हैं, ये निर्णय कौन लेता है, केंद्र सरकार लेता है। जब तुम राज्य में साथ में बैठे हो कुर्सी लगाकर, तब तुम बोल नहीं सकते को उनको। तब इधर आते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ के भुजबल जो है वो कोई भी विकास नहीं कर रहे, सिर्फ जात के नाम पे राजनीति करके जीत के आ रहे हैं। कैसे जात के नाम पे क्या राजनीति? जब हम फार्मर, जो इधर के मराठा लोग हैं वो सब फार्मर है। फार्मर यानी वो सब कुनबी है, फार्मर को कुनबी बोलते हैं। तो सब कुनबी है। कोई 40-50% मराठा लोग कुनबी के नाम से उनको आरक्षण मिला है, सर्टिफिकेट मिले। और जो कोई बाकी है वो भी मांग रहे हैं। हम कुनबी है, हमको सब परेशानी है। हमारे बाल बच्चों को हम सिखा नहीं रहे, सिखा नहीं सकते, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो हमारी सब की क्या मांग है कि हमको भी आरक्षण दे दो, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे। कोई शिक्षा लेंगे तो कोई जॉब में जाएगा, नौकरी करेगा, कोई बाहर जाएगा, खेती पे डिपेंड नहीं रहेगा, कृषि पे डिपेंड नहीं रहेगा। लेकिन उनके ऊपर सिर्फ राजनीति के लिए छगन भुजबल साहब विरोध कर रहे।
उनसे कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमारे बच्चे जब सीखेंगे ओबीसी में जाएंगे, भुजबल को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन नहीं वो क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो ओबीसी को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। हम ओबीसी और हम एक है। हम गांव में 18 परगढ़ समाज जो है वो एक है, कुंभार तेली तांबोली सब हम एक है। हमारा उनका रोज का लेन देन का व्यवहार चलता है, हम खुश है। लेकिन वो सिर्फ राजनीति के लिए, एक गट्ठा मतदान अपने तरफ करने के लिए, ये सब लोग समझ चुके हैं। उनका जब देखते उनका जो भतीजा है वो नांदगांव विधानसभा में खड़ा किया है उन्होंने, उधर तो सब ओबीसी है, उधर सब उम्मीदवार जो पक्ष ने दिए वो सब ओबीसी है। लेकिन तभी भी उनको कुछ नहीं करना, घर के जो आदमी है वही बड़े करने के, ओबीसी की भी उनको चिंता नहीं है। उनको सिर्फ खुद को बड़ा होना है और ओबीसी को में वो घुमा रहा है, फिरा रहा है, बता रहा है। आप कह रहे हैं कि चुनाव में यहाँ पर जो मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है उसका बहुत चर्चा चल रही है, और उसको लेकर मराठा और ओबीसी आपस में ऐसा जो राजनीतिक दल है वो लड़ा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? वो लड़ा रहे भुजबल। क्या नाम है आपका? संतोष मुदगुल। क्या कहते हैं संतोष जी? खेती करता हूँ मैं। अच्छा, खेती करते हैं आप भी? क्या कह रहे थे आप? ये जो राजनीति चल रही है, छगन भुजबल हैं, ये कैसे नेता लगते हैं आपको? राजनीति करता है वो। राजनीति तो सभी करते हैं ना। नहीं, वो तो करता है। तो जीत कैसे रहे फिर पिछले 4 बार से लगातार 20 साल से जीत कैसे रहे चुनाव? आप ही लोग जिताते होंगे? हम ही लोग जीता थे। इधर के जो लोग हैं हर बार जो, मेरा नाम अभी डुकरे है, मैं खुद मराठा आंदोलक हूँ। अच्छा। जो आदरणीय जरंगे पाटिल संघर्ष योद्धा है मराठा समाज के, उन्होंने कुछ निस्वार्थ काम करके अपनी इमेज इस महाराष्ट्र में, इस देश में बनाई है। छगन भुजबल साहब जो है उनके साथ हमारे मराठा लोग 20 साल से है, काम करेगा, विकास करेगा, रास्ता करेगा, पानी लाएगा, सब है। लेकिन हर 5 साल में किसी ना किसी की खुशियाँ छीन लेता है छगन भुजबल। कैसे? वो छीन लेता है ऐसे कि किसानों के लिए आज तक 20 साल 25 साल में कोई आंदोलन उन्होंने किया ही नहीं है। ओबीसी की अगर बात करते हैं, कोई ओबीसी के लिए कुछ अलग जो होता है वो किया नहीं। आरोग्य की सेवा है, स्कूल की सेवा है। इस येवला लासलगांव मतदार संघ में अगर कोई बड़ा काम आप सर्वे कीजिए, कोई बड़ा काम उन्होंने किया नहीं। वो खुद को खुद बड़ा समझते, लेकिन आने वाले कल में उनको वो सब है वो भुगतना पड़ेगा। इस मतदार संघ और पूरे महाराष्ट्र में जातीयवाद का राजकारण अभी इस आदमी की वजह से शुरू हुआ है। हम मराठा समाज है तो खाली हमारी मांगी, जो हमारी चीज़ें वो मांगी थी, वो आपके पास से नहीं मांगी थी, सरकार के पास मांगी थी। 55% लोग मराठा समाज के इस महाराष्ट्र में है और अदर में बाकी सब है, कुछ जाता नहीं। तो यही बात समझ में लेनी थी। तो वो छगन भुजबल ने खाली अपने ऊपर लिया, और मैं ओबीसी का नेता हूँ, मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, मैं ओबीसी के ऊपर राजनीति करता हूँ, और पूरे देश में मैं खुद ही ओबीसी का नेता हूँ। ये बात कर पूरा देश का माहौल इसने खराब कर दिया। वो हमारा, मैं बताना चाहता हूँ कि भुजबल साहब बोलते हैं हम उनको, और ये भुजबल साहब का हमने पुनर्वसन किया है। हमारे पिताजी ने, उनकी पीढ़ी ने इनका पुनर्वसन किया था, क्योंकि माझगांव में इनका एकदम साधारण शिव सैनिक बाला नांदगांवकर ने इनको हरा के उधर से भेज दिया था। फिर हमको लगा ये बहुत हेवी वेट नेता है। हमारे येवला तालुका के मराठाओं की बात कर रहा हूँ, मराठाओं ने उनको उधर से इधर लाया, 20 साल जिताया। किसके लिए? पूरे विकास के नाम के ऊपर। बट मैं उनका विकास आपको समझाना चाहता हूँ। क्या विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया वही बताना चाहता हूँ मैं। अगर आज हम देख रहे हैं तो सबको रोजगार चाहिए। वो हमारी बेसिक नीड्स क्या है? वो हमारे जो बेसिक घर मतलब निवारा, हमको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। उसके साथ साथ 2 हमारी बेसिक नीड बढ़ गई, एक आरोग्य है और एक शिक्षण है। ये दोनों चीज़ों में वो बहुत पीछे है। इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था है, कोई इंडस्ट्री कुछ है? वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने हमको इतनी बहुत आशा थी कि ये कुछ ना कुछ करेंगे और हमारे लिए 2-4 MIDC यहाँ पे बनाएंगे, और उन्होंने वो स्टार्ट भी किया। 2010 में येवला के नज़दीक चिचोंडी गांव में उन्होंने MIDC के लिए ज़मीन एक्वायर किया। उस टाइम उस रेट के हिसाब से ज़मीन एक्वायर तो कर ली उन्होंने। हमारे सबकी आशा इतनी पल्लवित हो गई थी कि अभी येवला तालुका बारामती होने वाला, शरद पवार जैसा विकास करने वाला पुरुष हमको मिल गया है। लेकिन उसकी बदौलत हमको इतना नुकसान झेलना पड़ा। वो नुकसान अगर आप देखेंगे तो देखो, 2010 में ज़मीन के रेट बहुत कम थे। उस टाइम उस किसान की ज़मीन ली गई, उसी लिए गए ज़मीन के पैसे किसानों को दिए गए। उस साल से लेके 2024 आ गया, वहाँ पे ना तो कोई कंपनी आई, ना तो कोई इंडस्ट्री आई। 14 साल में कुछ नहीं हुआ। बट इसका बैड इम्पैक्ट क्या हुआ? उस टाइम जितने पैसे मिले थे बेचारे किसानों ने पूरे खर्च किए। अभी ना तो उनके पास ज़मीन है, ना तो कोई रोज़गार है।
अभी वो भिखारी की तरह उनके तो घर फिर में आप कह रहे 2010 में ये हुआ था, तो उसके बाद फिर लगातार कितने चुनाव हो गए? 24 तक 3-4 चुनाव हो गए। दो तो कैसे चुनाव हो गए। कैसे जीत रहे हैं फिर? दो चुनाव में हमारी आशा इतनी पल्लवित थी कि हम सब कुछ भूल गए थे ना। हम जातिवाद करने वाले हैं, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ विकास था। हमको लग रहा था इन्होंने MIDC लाई, मतलब ये विकास करने वाले। बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल है। मेरे खुद के लड़के को जब कुत्ते ने काटा था तो पूरे येवला तालुका में कहीं पे भी उसको रेबीज का इंजेक्शन मिला नहीं, और उसके लिए मेरे 2 दिन झगड़ना पड़ा, और नासिक में जाके मैंने वो इंजेक्शन लिया। अगर मैं थोड़ा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर, और किस नाम पे ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, कौन सा विकास ये हमको बता रहे। अभी भी अगर तुम पूरे विकास हुआ है, बाकी अभी भी अगर तुम पूरे ग्रामीण एरिया में जाते, हमारी मांग यही थी कि हमको अगर एजुकेशन में फैसिलिटी मिल जाती है। फैसिलिटी भी क्या चाहिए थी हमको, कि हमको हमारी फीस में थोड़ी सी छूट मिल जाती तो हमारे बच्चे अच्छे पढ़ पाते थे। फिर भी ये छगन भुजबल उसके लिए विरोध में गया क्या कि इनको आरक्षण दो मत, और उन्होंने ठाम बताया ओबीसी यांना मी आरक्षण देणार नाही म्हणजे नाही। ओबीसी में हमको वो लेना नहीं चाहते, और हमारी ओबीसी की जो लिस्ट है 83 नंबर पे मराठा कुनबी और कुनबी मराठा ये नाम है, फिर भी वो हमको उधर लेना नहीं चाहते। अगर हम कुनबी नहीं है तो उन्होंने हमको कुछ तो जॉब देने चाहिए, कुछ अच्छी पोजीशन पे लेके जाना चाहिए। हम कुनबी नहीं है ना, तो फिर हम कौन है, उन्होंने हमको बताना चाहिए कि हम कौन है कौन। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुनील। क्या करते हैं सुनील जी? सिंह खेती करते। खेती करते हैं। तो ये सब चुनाव का माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? छगन भुजबल आप लोग के विधायक है, कैसा काम है उनका? वो विधायक है पर लेकिन वो जातिवाद पे बोले ना, तो इसके वजह से हम मराठा लोग उसको वोट नहीं करेगा। अच्छा, बात खत्म। वो सिर्फ मतदार संघ में विकास पुरुष के नाम से एक नैरेटिव सेट कर रहे। उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए और उसके ऊपर लिखा, ये कालवा था, कोई पानी नहीं आता उस कालवे के, लेकिन जब 5 साल आते, चुनाव पास आते, तब बड़े बड़े JCB लेकर वहाँ खड़ा कर देते और हमारे फार्मर को खोटी आशा या पल्लवित करते। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगे, उसके ऊपर लिखा है जलनायक, लेकिन वो जलनायक नहीं है, वो जेल नायक है। उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और वो 2.5 साल तक उन्होंने सज़ा काटी है। वो जेल नायक है, और वो जेल नायक भी है और मराठा के लिए खलनायक भी है, ये हम कहना चाहते हैं। उन्होंने ये खलनायक का काम बंद कर देना चाहिए, और मतदार संघ में वो तो जीतने ही वाले नहीं इस टाइम तक, उन्होंने ये सुनना चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल। ये आप लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, आरक्षण वाला पूरा बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो बात करते हैं ओबीसी की है, अपने समाज की, और कहते हैं कि मराठा को, जो कुनबी समाज है, उनको ओबीसी के अंतर्गत नहीं आने देना है। तो भाई उनका ये कहना होगा कि भाई जो ओबीसी समाज है उसमें अगर मराठा आ जाएंगे, जो यहाँ पर 30% करीब हैं, तो उनके समाज का हित खराब होगा, उनको जगह कम मिलेगी। अगर उनको ऐसा लगता है ओबीसी बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास ही नांदगांव मतदार संघ है, उसमें 3 जो पक्ष है उनमें सब ओबीसी सीटें खड़ी की हुई है। तो उन्होंने अपना जो भतीजा है समीर भुजबल नाम का, वो उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, अपक्ष ओबीसी के खिलाफ उनका भतीजा खड़ा किया है। उनका बेटा जो है पंकज भुजबल, वो भी आमदार है, वो खुद भी आमदार है, और भतीजे को भी ओबीसी के खिलाफ खड़ा क्यों किया उन्होंने? उधर तो ओबीसी नेता था ना, तो ओबीसी लोगों के खिलाफ क्यों अपना भतीजा खड़ा किया? उनको ओबीसी की भी कोई चिंता नहीं है। तो उनको आप जैसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जातिवाद हो गया है, मराठा और ओबीसी, तो क्या जो नीचे आप लोग गांव में रहते हैं लोग आपस में, उनके बीच भी आपस में खटास आई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खटास नहीं है। जो तो हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, और ये नेतागिरी के लोग क्या करते हैं, अपना वोट पाने के लिए, अपना राजनीतिक में अपना वोट अपने पास आ जाए। यहाँ क्या वोट इस तरीके से पड़ने वाला है क्या कि जो ओबीसी समाज का आदमी है वो छगन भुजबल को देगा, जो मराठा है वो विरोध में देगा, ऐसा है क्या? ओबीसी भी समझ चुके हैं इस घटना की वजह से कि ये हमारा नेता नहीं है, ये सिर्फ खुद को बड़ा करने के लिए ओबीसी का नाम ले रहा है। ओबीसी भी ये समझ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास है नांदगांव, ये जब ओबीसी लोगों को इनको बड़ा करना है, तो कुछ लोग हो गए ओबीसी के एंटीडा के लोग हैं, उनको बड़ा होने देता ना, क्यों अपने ही भतीजों को पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीतदादा गढ़ के मुंबई के अध्यक्ष थे, वहाँ राजीनामा देने, वो सब मिलजुल के कर रहे हैं। खुद ही उन्होंने अपने भतीजों को खड़ा किया है, और वो खुद का विकास करना चाहता है। कोई भी ओबीसी का इन्होंने इधर विकास नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रमेश कोड़के। क्या करते हैं रमेश जी? छोटा मोटा काम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या दिख रहा है?
चुनाव में क्या दिख रहा है? जब हमारी जो उम्मीदें थी क्या ये अभी इधर आगे है तो वो हिसाब से हमको कुछ काम धंधा मिलेगा। खेती में तो कुछ नहीं है, खेती करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो हिसाब से हम छोटे मोटे व्यापार में गए। तो इनके ही जो साथीदार है उन्होंने नाफेड को अंदर लाके, एनसीसीएफ को अंदर लाके, और जो छोटे मोटे जो काम करने वाले थे उनको सबको पीछे हटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है क्या उन्होंने जो भी काम किए, समझो पानी का काम जो किया है उन्होंने, तो पानी का काम, पानी लाने में 20 साल नहीं लगते। पास में नांदगांव में 2.5 साल में कितना विकास हुआ है वो भी तो एक आमदारी है, वो तो मंत्री नहीं है, फिर भी उसने इतना, तो 20 साल में इन्होंने क्या किया? ठीक है, हमें आशा थी उनसे क्या नहीं ये एक मंत्री लेवल के आदमी है, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो हिसाब से हमारा काम करेंगे, वो हिसाब से हम लोग उनको चाहते थे। लेकिन इन्होंने अभी के समय में इतना बड़ा ये हमको नुकसान पहुंचा है कि हर गांव में कभी जातिवाद नहीं था, लेकिन इनकी जबान की वजह से अभी एक में जो क्या देखने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये मराठा है, अपन ओबीसी है, ये क्या, उसके बाद में वो नावी समाज है, भादरने को मत जाओ, मराठा के भादरो मत। तो फिर अभी वो नावी, अगर मराठा, अगर कई गांव ऐसे क्या 90% 80% मराठा लोग हैं वहाँ पे, अगर वो नावी समाज के 2-3 दुकान है वहाँ पे, अगर वो मराठा ही उसके पास भादरने नहीं गए तो वो तो भूखा मर जाएगा। तो फिर इन्होंने सिर्फ जाति जाति में खाली झगड़ा लगाना, बस इनका यही एक उद्देश्य तो मेरे को दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि यहाँ, आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव में मुद्दा विकास ये सब चीजें नहीं है, जाति पर पूरा चुनाव चल रहा है, मगर वो मुद्दा नहीं है। जिस विकास के मुद्दे पर 4 पंचवार्षिक से हम वोट देते आए ना, यहाँ येवला तालुका ऐसा तालुका है यहाँ पे कभी जातिवाद नहीं होता था। अभी ओबीसी वाला भी यही बता रहा है कि इसकी हमको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने हम दोनों में झगड़े लगाए। अगर गांव में 4 प्रकार की जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं और ये बता रहे हैं तुम एक साथ मत रहो, तो कैसे चलेगा? और हमको क्या चाहिए? एजुकेशन के लिए हमको आरक्षण चाहिए ना ही हमको नौकरी में चाहिए, ना ही हमको आप आगे राजकारण में चाहिए, नहीं चाहिए हमको वो आरक्षण, हमको एजुकेशन में चाहिए। अगर आप हमको एजुकेशन में आरक्षण देते तो भुजबल साहब के नाम से हम तो नारे देंगे ना। आज उन्होंने बताना है, क्यों नहीं करेंगे? अब जैसे कि आप यहाँ येवला की बात हो गई, विधानसभा की बात हो गई, महाराष्ट्र में क्या चाहते हैं आप लोग? महाराष्ट्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? महायुति, महाविकास अघाड़ी? क्योंकि क्या हुआ, विकास के नाम पे ही इनको वोट दिया है, जो स्मार्ट सिटी हो या ऐसा कुछ हो। बीजेपी को क्यों जिताया था कि जैसा पिछले टाइम कांग्रेस के खिलाफ वोट था, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, ये हुआ। अभी वही चीज़ इन्होंने की है। जिस पीएम ने अपने देश के प्रधानमंत्री जिस अजीत पवार को बोले कि ये भ्रष्टाचारी, ये अंदर जाएगा, 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, और वही दूसरे दिन महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनता है। फिर ये कौन सा कानून है, ये कौन सी नीति है इनकी? तो आप कह रहे हैं आप बीजेपी समर्थक थे, आप बीजेपी वोट देते थे? समर्थक ही थे, पर अभी कैसे जाएंगे? समझो एखादा आपने सामने चोरी कर रहा है और अपन उसका समर्थन करेगा तो अपन ही चोरी हुए ना, फिर नहीं कर सकते। जो गलत है, गलत को तो गलत बोलना ही पड़ेगा। आज ही भुजबल साहब ने बोला है मैं बीजेपी में सिर्फ ईडी की वजह से गया हूँ। वो सरदेशी साहब का एक किताब वो उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसमें खुलासा किया है कि मुझे मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई के वजह से मैं बीजेपी में गया हूँ। वो इसकी वजह से वो खुद ही कबूल कर रहे कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, मेरा ऊपर केस होगा, मैं फिर से जेल में जाऊँगा, और वो जेल में मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बीजेपी के साथ हूँ। ये खुद ने कबूल किया है, खुद ने कहा है, लोगों ने कहा है उसको। वो सरदेशी साहब का जो किताब रहते वो क्या डुप्लीकेट नहीं रहते, उन्होंने उनकी इंटरव्यू ली थी, उन्होंने उनको बताया था, तभी उन्होंने लिखा है ना उस किताब में। और वो सब समाज में वो समझ चुका है कि ये कितना भ्रष्टाचारी है। खुद को बचाने के लिए वो बीजेपी के साथ गया है। उनका ना हिंदुत्व का एजेंडा है ना समाज का एजेंडा है, उसका खुद का एजेंडा है, खुद को बड़ा बनने का है। आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के बड़ी कंपनियां उन्होंने बनाई है और खुद बड़ा हो रहा है। आप लोग को कौन ठीक लगता है? जैसे कि भाई बीजेपी एक तरफ और एक तरफ कांग्रेस है, उनके साथ शरद पवार हैं, है ना, और इधर जो बीजेपी है उसमें उनके साथ हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। एकनाथ शिंदे कैसे लगते हैं आप लोगों को? एकनाथ शिंदे साहब जैसा मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र ने पहले कभी देखा नहीं। आज तक ऐसा अकेला आदमी था। शायद ये देवेंद्र फडणवीस जी को लगा होगा कि ये एकनाथ शिंदे को मैं अभी मेरे पास लूँगा और एक कोने में बिठा दूंगा, लेकिन ऐसा टैलेंट इंसान निकला। उन्होंने खुद देवेंद्र फडणवीस को साइड में किया और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति 2.5 साल इतने अच्छे से चलाई, बहुत अच्छे से।
और उनकी बहुत बड़ी सोच थी कि वो मराठाओं को आरक्षण देने ही वाले थे, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस, वो तो कह रहे हैं 10% आरक्षण दिया है हमने। वो हमको चाहिए नहीं ना। वो अगर 10% देते तो दिल्ली में जब सेंट्रल की कुछ जगह निकलती, कुछ एजुकेशन पॉलिसी निकलती, उसमें हमको उस फायदा नहीं मिलता। वो 10% का को चाहिए और 2 साल बाद फिर से ख़त्म होने वाला, वो आरक्षण चाहिए नहीं ना हमको। अभी अगर ये यूनिटी बनी है, वही यूनिटी फिर से झगड़े करेंगे, फिर से मोर्चे निकालेंगे, फिर से आरक्षण के लिए करेंगे क्या? ऐसा नहीं कर सकते। और ये तो एकनाथ शिंदे के साथ देंगे आप लोग? यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे महाराष्ट्र में अभी कोई पार्टी का काम नहीं चलने वाला, इंसान का काम चलने वाला, उम्मीदवार का देख के काम चलने वाला है। अच्छा, उम्मीदवार आप लोग कह रहे हैं कि हम लोकल उम्मीदवार देख के वोट देंगे, ऊपर देख के नहीं देंगे। ऊपर में सब एक सरीके है। कांग्रेस भी हमने देखी है, कांग्रेस को करप्शन के नाम से ही बीजेपी को लाया था, बीजेपी उसके बाप हो गई, उसमें डबल। आप लोगों के बीच तो बड़ा कंफ्यूजन भी होगा। राज्य के जितने करप्ट नेता है आज की डेट में वो सब बीजेपी में, सबको पता है किसके ऊपर ईडी है, किसके ऊपर सीबीआई है, किसके ऊपर क्या जो जितनी भी एजेंसी उनके ऊपर है। इसलिए सब लोग क्या है, जैसा गंगा नहीं नहाने जाते आदमी, सब पाप करने धुलाने जाते, तो आज के डेट में वही बीजेपी की हालत है। और एक बात बताओ, मैं तुम आपको बताना चाहता, आप पक्ष का देखते हैं ना, तो येवला में वो छगन भुजबल के अपोजिशन में, मतलब महायुति के अपोजिशन में। वही आप नांदगांव में जाएंगे ना, वो महायुति के साथ है पूरे लोग। वही पे वो सुहास कांदे को जिताना चाहते, वो महायुति का उम्मीदवार है। यहाँ पे हम महाविकास आघाड़ी को जिताना चाह रहे। हम यहाँ पे कोई भी पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन अगर आप देखते हैं, किसी भी पार्टी को देख के होने वाला नहीं। वहाँ पे कौन अच्छा आदमी है, वहाँ पे कौन काम कर सकता है। 2.5 साल में मनमाड़ नांदगांव विधानसभा मतदार संघ में वो सुहास अन्ना कांदे ने इतने अच्छे काम करके दिखाए। पूरे करंजवन से लेके मनमाड़ तक पानी का 100 साल का प्रश्न था, उन्होंने 2.5 साल में ख़त्म कर दिया। और यही पे पानी का प्रश्न हमारे भुजबल साहब 20 साल से छोड़ रहे हैं, अभी तक पानी आया तो मैं यही समझना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हो, किसकी सरकार किसकी आनी चाहिए महाराष्ट्र में? पर किसी की विधायक तो आप लोग चुन लोगे, और ऊपर किसकी आनी चाहिए महाराष्ट्र के लिए? कौन बेहतर है? 5 साल में तो 6 लोग आके गए ना, 5 साल में तो 6 लोग आके गए ना। आज जो 3 विरोध में और पहले जो 3 में विरोध में, 6 ने तो सरकार बना ली। तो अभी हमको भी पता है, हमको जो आदमी हमारे लिए अच्छा रहेगा उसको वोट करेंगे। हमको पता है ऊपर जाके एक ही मिलते। हमारी ये जो रणनीति ना, ये गनीमी कावा की रणनीति। सरकार हम जो बनाने वाले वही बनाने वाले, लेकिन वो 23 तारीख को बताएंगे आपको सरकार कौन सी बनने वाली है। अच्छा, वो भी बताने वाले रहेंगे जरांगे पाटिल। जो भी है ना ये सिस्टम राजनीति की, ये राजनीति के सिस्टम पूरी जो बदलाने वाले हैं वो मनोज जरांगे पाटिल बदलाने वाले हैं। वो तो खुद चुनाव मैदान में आने वाले थे, पलट गए, नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़वा रहे हैं। वो उनका जो दिमाग है, लोकमान्य तिलक के बाद इस महाराष्ट्र में देश में दिमाग है, तो मनोज जरांगे पटेल इनका देना भी। उन्होंने पहले उन्होंने कहा कि वो लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि वो मदद करेंगे, नहीं, पर वो अचानक से उन्होंने क्यों बोला? दलित मुस्लिम एक जात पर चुनाव नहीं होता, दलित मुस्लिम और मराठा, ये 3 लोगों का समीकरण अगर आता है, समीकरण अगर झूलता है, दलित मुस्लिम और मराठा, बाकी लोग को नहीं लेना चाहते। नहीं वो सब माइक्रो ओबीसी में बोला था ना, तो सभी आने वाले हैं ना, सभी आने वाले हैं। और अभी इंसान और इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इसी की वजह से सरकार बनी। पार्टी को देखकर ऊपर राहुल गांधी है, बाला साहब ठाकरे है, शरद पवार है, उनको देखकर कोई होने नहीं वाला। बहुत लोग कहते हैं कि उनके आंदोलन के पीछे शरद पवार हैं, ऐसा है? नहीं वो गलत है, जो कहते हैं तमाम लोग कुछ भी बोलते हैं। आज तो इस जनरेशन बाप को भी बाप नहीं बोलते, ऐसी जनरेशन अभी आ रही है। मनोज दादा जरांगे पाटिल इस सभी पार्टियों को उखाड़ कर फेंकने की ताकत उनमें है। किसान लड़ना चाहिए था चुनाव अपनी पार्टी। नहीं अभी 14 साल में 15 साल में कुछ प्रोटोकॉल रहते, कभी निवडणूक जो लड़ते हैं, चुनाव जो लड़ा जाता है उसको प्रोटोकॉल रहते। कोई निवडणूक आयोग का अधिकृत चिन्ह लगता है, कोई रणनीति लगती है, वो 14 में कोई ये नहीं वाली। लेकिन आगे इस 5 साल में किसानों की क्या समस्या है, हर ग्रामीण भाग के इंसानों की क्या समस्या है, वो समस्या का पूरा वो प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद वो चुनाव में आएंगे। मनोज दादा जरांगे पाटिल का पर राजनीति की सोच अगर देखते हैं ना, तो उनकी स्पष्ट वक्तव्य उन्होंने कहा है कि मैं राजनेता नहीं हूँ, ना मैं राजनीति करना चाहता हूँ, बट राजनीति करनी कैसी चाहिए उन्होंने दिखा दिया है। अगर वो पहले से ही बता दे मैं रुकने वाला हूँ, तो यहाँ पे घोड़े बाजार होने वाला था। किसको सीट देनी है ये कन्फ्यूजन बना के रखा था उन्होंने 4 तारीख तक। किसमें? बीजेपी जो खुद को अभी हमारे जो देवेंद्र फडणवीस खुद को चाणक्य बोलते, राजनीति का चाणक्य, उनको इतना कंफ्यूज करके रखा था 4 तारीख तक
कि उम्मीदवारी किसको देनी चाहिए वो उनके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनकी वजह से, जरांगे पाटिल की वजह से अभी ऐसे ऐसे उम्मीदवार खड़े करके रखे वो जो गिरने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं आप लोगों को? वो तो सबसे घातक जो है महाराष्ट्र के राजकारण में, वो देवेंद्र फडणवीस करके रखा। ये जो पूरी पार्टियां फूड़ी है, किसने फूड़ी? हमसे ज़्यादा आप जानते हैं किसने के? जो पहले दिन बताते अजीत दादा भ्रष्टाचारी है, दूसरे दिन उसी के खुर्ची को खुर्ची लगा रहे, उनको डिप्टी सीएम बना रहे। तो वैसे तो उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है वो कांग्रेस को हमेशा उल्टा बोलती रहती थी, गरियाती रहती थी, वो भी साथ भी तो आ गए। तो हम तो बीजेपी के साथ हैं, हमने कभी कांग्रेस का समर्थन किया नहीं। तुम मेरे को पूछ रहे क्वेश्चन, मैं फडणवीस का समर्थक था ना। लेकिन उन्होंने हमारी पूरी नाराजगी कर दी ना, इतनी बड़ी नाराजगी कर दी कि जो लोग भ्रष्टाचारी उनको साथ में लेके बैठे, अगर बैठते भी ना तुमने किसान की सोची ना मराठाओं की सोची, तुम है किसके साइड में? सिर्फ कंपनीज के साइड में। यहाँ पे महाराष्ट्र में आने वाली बहुत सारी कंपनियां भी इन्होंने निकाल दी। लेकिन मतलब तुम गुजरात को बड़ा करना चाहते क्या? तुम चाहते क्या? कोई भी आपका एक भी विचार हमको पसंद आने वाला नहीं है। कल नासिक आए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। हाँ। कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? कैसे कौन लगते हैं गया आप लोग? हाँ? गया कौन आप था? बताओ, हमें क्या पता। आप देखो, कोई जाता नहीं है। कल तुम अगर अमित शाह की सभा देखेंगे तो सामने सिर्फ 400-500 लोग बैठे थे, जहाँ पे 10,000 20,000 लोग रहते थे। अभी सिर्फ 400-500, वो भी पेड़ आदमी है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अभी भी कोई भी नेता जिसके खिलाफ हम खड़े हैं ना, वो नेता जब गांव में आता है तो 4-5 लोग वहाँ पे रहते, उनको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है। चलो हमारी सुनो। जाने के बाद भी वो लोग पूछते तुमने हमारे लिए किया क्या? आंसर नहीं उनके पास। धर्म के नाम पर पूरा देश नरेंद्र मोदी साहब ने बर्बाद करके रखा है। धर्म अगर बता दिया जाता है, धर्म पर पेट नहीं भरता। नहीं, नरेंद्र मोदी तो कहते हैं किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो 6,000 रुपए देते हैं। आने वाली है तो बता दीजिए। किसानों के लिए क्या किया आप अरे हम बताइए। कह मोदी जी कहते हैं साहब, वो कहते हैं वो कहते हैं कि वो कहते, अरे सुनो तो, वो जैसे कहते हैं कि भाई 6,000 रुपए अकाउंट में आते हैं, फसल बीमा योजना तमाम बताते हैं और तमाम योजनाएं बताते हैं। एक मिनट, 2013 में देवेंद्र फडणवीस ने और पाशा पटेल ने अपने इधर रैली निकाली थी पैदल। क्या सोयाबीन का भाव उस टाइम 3,500-4,000 था, जो आज है, और उस टाइम वो बोल रहे थे 6,000 बिकना चाहिए 2013 में, 11 साल पहले। और आज सोयाबीन 3,000 से 4,000 बिक रही है 11 साल के बाद। तो मुझे बताओ क्या किया? फार्मर तो मरने वाला है ना। 8,000 रुपये का सोयाबीन उसको 3,000-4,000 में बेचना पड़ रहा है। वही कपास की हालत है, वही प्याज की हालत है। उस टाइम भी प्याज 10-15 रुपये बिक रहा था, आज भी प्याज 10-15 रुपये। ये तो जो आज रेट 40-50 रुपये दिख रहे, वो सितंबर अक्टूबर में 1-1.5 महीने के लिए रहते। आ जाओ तुम दिसंबर जनवरी में क्या भाव प्याज बिकता है। ये जो है ना, ये पूरा फार्मर को बर्बाद करके रखा है उन्होंने। भारत सरकार आहे ना, खाली मोदी सरकार आहे. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, ती मराठीत सांगतो मी. भीक नको कुत्रावर. म्हणजे भीक म्हणून आम्हाला काय द्यायचं? भीक 6,000 की भीक देने की, और जो कुत्रा रहता है एक्सपोर्ट का वो लगा देने का, एक्सपोर्ट बैन कर देने का, सोयाबीन का बाहर से तेल आयात करने का और सोयाबीन का रेट गिराने का, और 6,000 की भीख हमें तुमको दे रहे हैं. अरे 1 क्विंटल से 2-4 हज़ार 1 क्विंटल सोयाबीन का घाटा कर रहे हैं और 6,000 दे रहे हैं. बताओ हम खुश रहेंगे क्या? हमारे यहाँ जब 20-30 क्विंटल हम 4-4 साल से वो सोयाबीन का स्टॉक करके रखा है. अब भाव बढ़ेंगे तब भाव बढ़ेंगे, लेकिन 4 साल से भाव बढ़ रहा है. 50 रुपये बिकने वाला प्याज गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से ये 10 रुपये बिका. तो एक फार्मर का मिनिमम लॉस हुआ 2 लाख से लेके 5-5, 6-6 लाख रुपया, और तुम पैसा दे रहे 6,000 रुपया. तुम तो उसको चूतिया ही बना रहे ना फार्मर को. नहीं, चूतिया बना रहे ऐसा. 3 गोने में खेत का क्या होगा? 6,000 में सिर्फ 3 बोरी. बिल्कुल. तो ये है ना, कह रहे हैं ये जो महाराष्ट्र की जी राजनीतिक है, देवेंद्र फडणवीस ने पूरी बर्बाद कर दिया. मतलब जो कार्यकर्ता जो है वो पक्ष के हित का झंडा लेके बैठता है, लेकिन ये जो लोग है ना, सब खोखे वाली ईडी सरकार है. ईडी इनकम टैक्स, इसका सरकार धाक दिखा के ये सब चोर को इकट्ठा किया है. और बीजेपी के ने क्या करना चाहिए? किसान को जो समस्या है उसका निवारण करना चाहिए. आप लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी किसानों की जो समस्याएं हैं, जो मूल्य की बात है, जो नुकसान होता है, उस पर ध्यान देना शुरू करे तो आप लोग को दिक्कत नहीं है. मेन दिक्कत इसी बात की है. और दूसरा आप लोग को बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण है, वो जो उसकी बात करेगा उसको वोट देंगे, ये बात है.
वो जरंगे साहब बोलेगे ना, एक मराठा लाख मराठा। क्या बोल रहे जरांगे साहब इसमें, क्या बोल रहे, किसको वोट देने को कह रहे हैं? नहीं हम तो बोले नहीं, वो गलत बात कभी नहीं करते। जो पार्टियां है इस पार्टियों से अलग है, उसका टारगेट जरंगे पाटिल का, उसको कुछ बदनाम किया जाता है सोशल मीडिया की तरफ से। खाली अगर बीजेपी को 70 साल या 80 साल आने वाले कल में अगर राज करना है इस भारत देश में, तो किसान और मराठा आरक्षण की उसको बात सोचनी ही पड़ेगी। 55% महाराष्ट्र में मराठा है और 75 लोग इस देश में खेती करते। मेरे को बताओ, खेती का कोई विजन ही उनके पास नहीं है। जो 2 आदमी खड़े थे, 70 साल उनकी उम्र थी, उनको चेहरा आप देखो, खुशियाँ नहीं उनके चेहरे पर, 70 साल से खेती कर रहे। तो मेरी बात ये है, अगर इस देश का तरुण युवक जो खेती करता है उसको खुशियाँ देने का काम इस सरकार का है। खाने वाले को जो सोचनी है तो पिकाने वाले की आपको सोचनी चाहिए। 70 साल से यही साल में प्याज अपना ब्लैक में गया बाहर देश में। 70 साल से कभी प्याज जो है स्मगलिंग नहीं हुआ, लेकिन यही साल हुआ क्योंकि बाहर देश में प्याज की बहुत मांग थी, बाहर देश में डिमांड था, लेकिन ये सरकार ने प्याज को निर्यात बंद कर दिया। और सबसे ज़्यादा प्याज का जो निर्यात है, प्याज का जो पूरा जो इलाका है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार निर्मित होता है। डिपार्टमेंट मतलब जहाँ तक लोडिंग होता है और बाहर देश तक जाता है, वहाँ तक पूरा प्याज का जो लेबर है, सबसे भारत सरकार के पास जितना लेबर नहीं है ना, उतना लेबर ये प्याज सेक्टर से बन जाता है। लेकिन ये सरकार की गलत नीति, कभी 1-2 रुपया प्याज बिकता है ना, तब ये सरकार कोई किसान के पास आंसू पूछने को नहीं आता है। जब 1-2 रुपया बिकता है तब कोई आता नहीं, लेकिन जब 2 पैसा मिलता है तब ये ईडी इनकम टैक्स लगा के व्यापारियों को धमकाता है और बाहर देश में प्याज जाने को रोकता है। ये सबसे ये बीजेपी सरकार की भूल है, इसलिए इनको इसको तोड़ इसको फोड़ ये राजनीति करना पड़ती है। और किसान को सुख समाधान में रखा था, इसको किसको तोड़ने की जरूरत नहीं। ये आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। 2014 में पूरे देश ने सोचा था कि कुछ अलग होने वाला है। 2014 के चुनाव होने के बाद जो 8 बजे मोदी मीडिया के सामने आए, आज मध्य रात्र से 1000 और 500 की मुद्राएं चलन से रद्द किए जाते हैं। पूरे देश ने सोचा था कि कुछ अलग होने वाला है। हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख आने वाले, ना 15 लाख आए, ना बलात्कार कम हुए, ना बेरोजगारी कम हुई, कुछ नहीं हुआ। खाली जुमले पे जुमला देते। जीत कैसे रहे बार बार? जीतने के ना 70 साल ने कांग्रेस ने महाराष्ट्र में नहीं जीते। महाराष्ट्र में पुरोगामी विचार के एजुकेटेड लोग सबसे ज़्यादा है। और मैं अभी भी आपको यही समझाने की बात कर रहा हूँ, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी अगर हम गिराएंगे तो ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये हमको लाके देने वाली नहीं है। हम दोनों भी पार्टियों के खिलाफ है ना। हम बड़ी शंका है आप लोगों के मन में, किसका शंका नहीं है, हमारा काम तो हम प्रॉपर करने वाले। लोकल अच्छा देखेंगे। यस, और एक देखो विकास करने के लिए गीता कहती है कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेशु कदाच। हम काम करना चाहिए, काम तो हम कर रहे हैं, हमारी खेती हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एमएलए जो भी एमपी रहेगा ना, उन्होंने वहाँ पे जाके हमारी डिमांड माननी चाहिए। और नई डिमांड उठाएंगे तो फिर नहीं गिराएंगे उसको, फिर गिराएंगे। इतने सालों से वही तो करते आ रहे ना। बताने की जरूरत नहीं उनको। चलिए, ये है लासलगांव के लोग और येवला विधानसभा। और हम सबसे बड़ी प्याज मंडी है यहाँ की, वहाँ पर आए थे। तमाम किसान हैं, तमाम व्यापारी हैं, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए, मुद्दे बताए, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा बारीक है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। उनका कहना है कि वो अपना लोकल प्रत्याशी देखेंगे, पार्टी से मतलब नहीं है, उनको पार्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है। और तमाम लोग इस तरह भी इशारा कर रहे हैं कि भाई 23 तारीख के बाद ही तय होगा कि सरकार किसकी बनेगी महाराष्ट्र में। तो 23 तारीख के बाद हमें भी सब तस्वीर साफ हुआ है। कि बाकी जितना महाराष्ट्र घूम रहे हैं उतना समझ में आ रहा है कि बड़ा विचित्र है महाराष्ट्र, और उसको समझना और यहाँ की राजनीति समझना इतना आसान नहीं। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और आपको जो भी दिख रहा है वो दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारी यात्रा। कौन जीत रहा है, मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।